गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से अर्थशास्त्र पाठ का अध्याय 1 और चैप्टर 1 विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें विकास के बारे में जानना ज़रूरी है, डेवलपमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। जब तक हम विकास की अवधारणा को नहीं समझेंगे तब तक ये चैप्टर हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले विकास की अवधारणा को समझते हैं। विकास का शाब्दिक अर्थ है प्रगति, यानी कि विकास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रगति होता है। प्रगति यानी कि विकास। अब देखते हैं विकास किसी देश के लिए सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वह किसी भी देश के लिए उस देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर होती है। स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक समानता और जीवन जीने का उच्च स्तर आदि सभी विकास के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। आदि सभी विकास के महत्वपूर्ण भाग हैं। जैसा कि देखें हम लोग कि विकास किसी देश के लिए सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। जैसे स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक समानता और जीवन जीने का उच्च स्तर आदि सभी विकास के महत्वपूर्ण भाग हैं। यानी कि किसी भी देश के लिए विकास की प्रक्रिया में उस देश के लोगों की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए, एक दूसरे से सम्मान की इच्छा भी लोग रखते हैं और आर्थिक समानता भी होना चाहिए, जीवन जीने का उच्च स्तर आदि ये सभी क्या है? विकास के महत्वपूर्ण भाग हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास मानव जाति का जीवन स्तर ऊपर उठना ही विकास कहलाता है। मतलब आसान से शब्दों में कहा जाए तो विकास का मतलब ये है कि मानव जाति का जीवन स्तर ऊपर उठना ही विकास कहलाता है। विकास शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है और विकास शब्द में ही बहुत बड़ा सार यानी कि उसका तथ्य छिपा हुआ है। देखने में तो यह बहुत छोटा है, लेकिन इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था और संपूर्ण मानव जाति का विकास छिपा हुआ है। विकास का मतलब है आपका केवल आर्थिक विकास नहीं, केवल पैसे में उन्नति होना ही विकास नहीं होता। यानी कि विकास का मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं है, केवल पैसे में ही उन्नति होना विकास नहीं होता। आपका जीवन स्तर ऊंचा हो और जीवन स्तर ऊंचा होने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, इन सारे तत्वों का उच्च होना विकास कहलाता है। यानी कि विकास की प्रक्रिया में केवल हमें आर्थिक विकास ही नहीं, केवल हमें
आय और पैसे के स्रोत से ही हमारा विकास नहीं होता, बल्कि हमारा जीवन स्तर भी ऊंचा होना चाहिए। और जीवन स्तर ऊंचा होने के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रति व्यक्ति आय की ज़रूरत पड़ती है। इन सारे तत्वों का उच्च होना ही विकास की प्रक्रिया कहलाता है। विकास जो है विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे विकास की प्रक्रिया में विभिन्न श्रेणी, विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। सबके विकास का अर्थ सेम नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का विकास उसके अनुसार होता है, हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या होता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास यह होता है कि भूमिहीन कौन? जिसके पास ज़मीन नहीं है। यानी कि गांव में भूमिहीन कौन होता है? जिसके पास ज़मीन नहीं होता। जिसके पास ज़मीन नहीं है उसी को हम भूमिहीन कहेंगे। ऐसा गांव का मजदूर, तो उसके लिए विकास क्या होगा? मतलब गांव का एक ऐसा मजदूर है जिसके पास ज़मीन नहीं है, यानी कि वो भूमिहीन है, तो उसके लिए विकास क्या होगा? वो तो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, तो उसके लिए विकास का मतलब क्या होना चाहिए? वो तो आप समझते ही हैं कि मतलब कि जो एक गांव का मजदूर है जो भूमिहीन है, यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसके लिए विकास का मतलब क्या होना चाहिए? उसके लिए विकास कैसा होना चाहिए, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। काम करने के अधिक दिन, यानी कि जो मजदूर वर्ग हैं उनके लिए विकास ये होना चाहिए कि काम करने के अधिक दिन, यानी कि उसके पास ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन पर काम करता है, तो वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि मुझे काम करने को ज़्यादा दिन मिले। यही उसके लिए विकास है। यानी कि जो भूमिहीन मजदूर है उसके लिए विकास क्या होना चाहिए कि काम करने के ज़्यादा दिन, यानी कि उसका जो रोज़गार है, जो वो डेली मजदूरी करता है, उसमें उसकी वृद्धि हो, उसमें उसका विकास हो। काम अगर उसको नहीं मिलेगा, आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, यानी उसका विकास नहीं होगा। इसलिए उसको काम की ज़रूरत है। काम करने के लिए उसको अधिक दिन की ज़रूरत है ताकि उसको लंबे समय तक काम करने को मिले। यही उसके लिए विकास होगा। दूसरा पॉइंट है बेहतर मजदूरी। बेहतर मजदूरी, अगर रोज़ के उसके 300 रुपये मिलते हैं तो वो क्या सोचेगा कि खेत पर काम करने के लिए उसे 400 रुपये मजदूरी मिले। यही उसके लिए विकास है। आगे वो सोचेगा कि सामाजिक भेदभाव न हो, यानी कि बेहतर मजदूरी, अगर किसी मजदूर को उसके काम के लिए रोज़ 300 रुपये मिलते हैं तो वो सोचेगा कि जो रोज़ मजदूरी करता है तो 300 रुपये मिलने के बजाय उसको 400 रुपये मिले। यह उसके लिए बेहतर मजदूरी होगी, यह उसके लिए विकास होगा। फिर वो आगे सोचेगा कि सामाजिक भेदभाव न हो। जैसे कि
आपको पता है कि जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो इस वर्ग से आए हुए व्यक्ति होते हैं, तो उनके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि वे काफ़ी निम्न वर्ग के होंगे। तो वे ये सोचेंगे कि हमारे साथ किसी प्रकार के कोई सामाजिक भेदभाव न हो। यानी कि जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, तो उनके लिए विकास का मतलब यह भी होता है कि उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव न हो, क्योंकि यह भी उसके लिए एक विकास है, क्योंकि उसको लोग सामाजिक भेदभाव से निम्न समझते हैं और जिससे उसके अंदर हीनता की भावना आती है, तो उसके लिए यह भी एक विकास होगा कि उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव न हो। उसके बाद ये सोचेगा कि हमारे यहाँ भी, यानी कि हमारे यहाँ का मतलब कि उनके क्षेत्र में एक अच्छे स्कूल या उत्तम स्कूल का प्रबंध हो। जब सामाजिक भेदभाव के बाद उसके मन में विकास की अवधारणा आएगी, उसके मन में विकास के बारे में वो सोचेगा, तो वह यह सोचेगा कि उसके क्षेत्र में एक अच्छा, एक उत्तम स्कूल का प्रबंध हो, सरकार अच्छे स्कूल खोले उनके गांव में, जिससे वह अपने बच्चे को भी उत्तम शिक्षा दे सके। यानी कि जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, वह यह सोचते हैं कि उनके क्षेत्र में एक अच्छे स्कूल का प्रबंध हो, एक अच्छा स्कूल खुले, जिससे कि वह अपने बच्चे को उत्तम शिक्षा, यानी कि अच्छी शिक्षा दे सके। ऐसा कब संभव होगा? कि जब उनके गांव में एक अच्छा, एक उत्तम स्कूल होगा। इसलिए उसके लिए यह विकास की ये भी एक कड़ी है। अगला है, इनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले। मजदूर वर्ग के लोग अपना विकास इसमें भी समझते हैं कि उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, जिससे उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उत्तम शिक्षा मिले और उनके बच्चे भी विकास करें। तो आप समझ सकते हैं कि विकास का जो अर्थ होता है वह सबके लिए अलग अलग होता है। हमने यहाँ पर केवल भूमिहीन किसान के बारे में बात किया, जो जमीन उनके पास नहीं है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? एक भूमिहीन किसान के, एक भूमिहीन मजदूर के बारे में, जिसके पास ज़मीन नहीं है, वह दूसरे के ज़मीन पर मजदूरी करके और अपना विकास के बारे में सोचता है। तो उनके लिए विकास ये होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी और के ऊपर, जैसे किसी और अन्य एक उदाहरण के बारे में बात करें, जैसे एक तरफ दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, हम एक ऐसी लड़की के ऊपर बात करते हैं जो कि अमीर परिवार या अमीर घर से आई है। अभी हम विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए एक भूमिहीन किसान या एक भूमिहीन मजदूर जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसके बारे में हमने चर्चा किया, उदाहरण के द्वारा समझा कि उसके लिए विकास की प्रक्रिया कैसे हो सकती है, उसके लिए विकास क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अमीर परिवार के बारे में, एक अमीर परिवार की लड़की के बारे में अगर हम उदाहरण के तौर पे समझें, तो उसके लिए विकास क्या होना चाहिए, उसके लिए विकास क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे शहर के अमीर परिवार की एक लड़की के लिए विकास क्या होना चाहिए, उसके लिए विकास क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि
शहर के अमीर परिवार की एक लड़की के लिए विकास यह होता है, इसके लिए काम इसके लिए विकास क्या होगा, इसके लिए विकास बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि भूमिहीन किसान के लिए, भूमिहीन मजदूर के लिए विकास क्या था और एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास क्या है, इन दोनों में बिल्कुल अलग है, कोई समानता नहीं है। तो इस अमीर परिवार के लड़की के लिए विकास क्या होगा, इसके लिए विकास ये होगा कि इसको रोजगार के अवसर मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, या इसके क्षेत्र में स्कूल खुल जाए। नहीं, ये नहीं होगा। जैसे अमीर परिवार की लड़की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल जाए और इसके इलाके में, इसके क्षेत्र में स्कूल खुल जाए, उसके लिए विकास नहीं होगा। इसके क्षेत्र में पहले से ही अच्छे स्कूल होंगे क्योंकि अमीर परिवार की लड़की है और ऊपर से शहर में रहती है, ठीक है। तो इसके लिए विकास का अर्थ क्या होगा ये समझते हैं। सबसे पहले मतलब कि जो अमीर परिवार के लोग होते हैं वो ज़्यादातर शहर में निवास करते हैं और शहर में स्कूल की कोई कमी होती नहीं है क्योंकि उनके आसपास, उनके क्षेत्र, उनके मोहल्ले में तमाम बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, तो वहाँ रोजगार के भी अवसर होते हैं। और जो अमीर परिवार की लड़की है तो उसके लिए ये कोई विकास के गुण नहीं है कि उसको रोज़गार मिल जाए, उसके क्षेत्र में स्कूल खुल जाए, ये उसके लिए विकास नहीं होता है। अब देखते हैं उसके लिए विकास क्या हो सकता है। पहला पॉइंट है, उसे अपने भाई की तरह आज़ादी मिले। यानी कि जो अमीर परिवार घर की लड़की है तो उसके लिए विकास का मतलब यह होता है कि उसे अपने भाई की तरह आज़ादी मिले। वो एक अमीर परिवार से है तो उसका भाई, जो उसका भाई है, उसको कई प्रकार के फ्रीडम प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्त है। तो वो चाहती है कि मुझे भी अब बाधा मुक्त होना है। जैसे उसके भाई को स्वतंत्रता प्राप्त है, आज़ादी है, फ्रीडम है, वैसे ही वो लड़की चाहती है कि उसे भी वो फ्रीडम, वो आज़ादी मिले, वो भी बाधा मुक्त हो। मुझे भी अब, लड़की कहती है कि मुझे भी अब भाई की तरह आज़ादी चाहिए, यही उसके लिए विकास है। दूसरा पॉइंट है, अपने फैसले खुद ले सके। अपने होना चाहिए, अपने की जगह पे आपने हो गया है। अपने फैसले खुद ले सके। वो लड़की चाहती है कि मैं अपना फैसला खुद ले सकूं, मुझे किसी से पूछना ना पड़े। ये उसके लिए विकास है। यानी कि वो उसके लिए, उस अमीर परिवार की जो लड़की है उसके लिए विकास क्या है कि उसको भाई की तरह आज़ादी मिले। उसके लिए यह विकास है कि वह बंधन मुक्त हो जाए। दूसरा उसका पॉइंट है कि वो अपना फैसला खुद ले, उसको किसी से पूछना न पड़े, यही उसके लिए विकास है। अगला पॉइंट है कि वह भी उत्तम शिक्षा प्राप्त करे। जैसे उनके भाई को किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, तुम्हें जो डिग्रियां प्राप्त करनी है, जो डिग्रियां चाहिए वो ले सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। उसके भाई को छूट है कि वह कोई भी डिग्री ले सकता है, जो मर्जी सो कर सकता है, कहीं जाने आने में उसको रोक टोक नहीं है। तो वो लड़की भी चाहती है कि मुझे भी यह छूट मिले, मुझे भी उत्तम शिक्षा प्राप्त करनी है। जैसे उसका भाई है वो विदेश में जाकर पढ़ता है तो ये भी चाहती है कि मैं भी विदेश में जाकर पढूं, अपने भाई की तरह विदेश में जाकर पढ़ना चाहती है लड़की। तो आप अब समझ गए होंगे कि दोनों के विकास में कितना अंतर है। एक भूमिहीन मजदूर
के जीवन के लिए विकास क्या होता है और एक शहर के अमीर परिवार के लड़की के लिए विकास का अर्थ क्या है। आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे या अब आपको अंतर पता चल रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि विकास हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। किसी का विकास किसी के लिए विनाश भी बन सकता है। कभी मतलब एक जैसा एक समान विकास नहीं हो सकता, हर लोगों का अलग अलग विकास होता है। अगला पॉइंट है आय तथा अन्य लक्ष्य। आय तथा अन्य लक्ष्य। आय यानी कि इनकम। इनकम जो होता है विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इनकम क्या है, आय क्या है, विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। आय के द्वारा क्या किया जा सकता है, भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा, दूसरों का सम्मान, रोजगार, शांति, प्रदूषण रहित पर्यावरण और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। यानी कि इनकम के साथ साथ लोग बराबरी का व्यवहार भी रखते हैं, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, शिक्षा और दूसरों को सम्मान प्राप्त होना चाहिए, रोजगार प्राप्त होनी चाहिए, शांति और प्रदूषण रहित पर्यावरण और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी लोग रखते हैं। अतः विकास के लिए लोग लक्ष्यों के मिश्रण को देखते हैं। जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आर्थिक विकास और विकास के लक्ष्य दोनों सम्मिलित हैं। यानी कि जीवन को बेहतर गुणवत्ता के लिए आर्थिक विकास और विकास के लक्ष्य दोनों का मिश्रण होना जरूरी है। इसमें एक नया शब्द आया है आर्थिक विकास, जिसका कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास का मतलब ये होता है कि व्यक्ति विभिन्न लक्ष्यों की तलाश करते हैं। जो भी व्यक्ति है वो अपने अलग अलग लक्ष्य, अपने अलग अलग गोल की तलाश करते हैं और राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में उनके उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं या होने की संभावना रहती है। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि देश का विकास एक किसान अलग माध्यम से करता है, व्यापारी अलग माध्यम से करता है और एक शिक्षक अलग माध्यम से चाहेगा। यानी कि देश का विकास जो है किसान अलग अपना खेती उपज के द्वारा, फसल के द्वारा देश का विकास चाहेगा। जो व्यापारी है वो अपने व्यापार के द्वारा देश का विकास चाहेगा और एक शिक्षक जो है वह अपने शिक्षा के द्वारा अपने देश का विकास चाहेगा। यानी कि राष्ट्रीय विकास के तहत उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है जो बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। यानी कि राष्ट्रीय विकास में की प्रक्रिया में क्या होता है, उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है जो बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, जिससे पूरे देश के लोगों का, अधिकांश लोगों का लाभ हो, उसे ही राष्ट्रीय विकास कहते हैं। अब अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं। राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं। अब राष्ट्रीय विकास की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत वह कार्यक्रम तथा नीतियां ही कार्यान्वित होंगी जो लोगों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी होगी। यानी कि यह विवादों और इनके उपायों के बारे में सोचने के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत वह कार्यक्रम एवं नीतियाँ कार्यान्वित होंगी, यानी कि कार्य की जाएंगी, वह नीतियाँ लागू की जाएंगी, वह कार्यक्रम लागू किया जाएगा जो लोगों को अधिक संख्या के लिए विकास के लिए उत्तरदायी होगी।
यह विवादों और इनके उपायों के बारे में सोचने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा विकास क्या है, विशेषता क्या है कि हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। सरकार निर्णय करती है कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग क्या है। यानी कि राष्ट्रीय विकास की दूसरी विशेषता है कि कार्य करने का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए और जिसके बारे में सरकार निर्णय करती है कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग मिले। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसकी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें पहला है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता है, लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा शब्द है आर्थिक विकास। जैसे कि अभी पीछे आया था, हम बताए थे कि आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्थिक विकास, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। यानी कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक यानी कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आय दीर्घ अवधि में यानी कि लंबे समय में बढ़ती है, उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय अवधि में देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कहा जाता है। एक निश्चित समय अवधि में यानी कि राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय को राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहा जाता है। कि एक निश्चित सीमा के अंदर एक समय सीमा जो बंधा है, उस सीमा के अंदर जो आय होगा उसी को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अब इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। इसको आप लोग अपने बुक से हेल्प ले करके और इसका उत्तर आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि आर्थिक विकास क्या होता है, उससे क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप अपने कॉपी में लिखेंगे, उसको नोट्स बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। फिर इस चैप्टर का अगला जो भी पार्ट बनेगा, अगला वीडियो बनेगा, उसमें इसके आगे का पॉइंट या जो इसके आगे का महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।